प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं डॉक्टर वीरेंद्र मलिक आपके समक्ष 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ लखनवी अंदाज जो यशपाल जी द्वारा लिखा गया है, इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको इस बात से अवगत करवा दूं कि इस पाठ के सार को मैं पहली वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इसके एक एक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर नीचे आ गया है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। एक बार लेखक को थोड़ी कम दूरी के लिए यात्रा करने का अवसर मिला था, तो उन्होंने ट्रेन का द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया और वे डिब्बे में चढ़ गए। तो डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने सामने देखा कि एक सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति अर्थात नवाब साहब पालती मारे सीट पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने सामने 2 खीरे तौलिए पर रख रखे हैं। तो जैसे ही उन्होंने लेखक को डिब्बे में आते हुए देखा तो बातचीत करने में कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि पहला कारण यह था कि वे सोच रहे थे कि ये सफेद पोश व्यक्ति जो लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डिब्बे में आया है, ये कहीं बाहर जाकर ये प्रदर्शित ना कर दे कि एक नवाब सामान्य सी खाद्य वस्तु अर्थात खीरा खाने में विश्वास रखते हैं, जबकि नवाब साहब या धनाढ्य वर्ग तो ये दिखाता है कि हम तो विशेष चीजें खाते हैं जो साधारण व्यक्ति खाता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, लेखक ने कनखियों से जब नवाब साहब को देखा तो उन्होंने उनसे आंखें चुरा ली और ट्रेन के बाहर खिड़की से देखने लग गए। तीसरी बात, उनको डिब्बे में आगमन से यह महसूस हुआ कि उनके एकांत में विघ्न आ गया है और असंतोष की भावना पैदा हो गई है, तो भी उन्होंने लेखक से बातचीत करने के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई। इसके साथ साथ डिब्बे में अक्सर क्या होता है कि जब यात्री यात्रा कर रहे होते हैं तो आपस में परिचर्चा होती है, लेकिन उन्होंने बातचीत करने में कोई संगति नहीं दिखाई, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो लेखक से बातचीत करना नहीं चाहते थे। उसके पीछे कारण तो मैंने स्पष्ट ही कर दिया, क्योंकि वो एकांत में बैठकर खीरा खाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उनके साथ बातचीत करने में उत्सुकता नहीं दिखाई। दूसरा प्रश्न, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? पहला प्रश्न, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। दूसरी बात, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। देखो, जब लेखक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने देखा कि नवाब साहब बैठे हुए हैं और खीरे को सामने रखा है। नवाब साहब ने उनको खिड़की के बाहर धोया, उनके सिरे काटे, गोंदा, छीलकर फांके काटी और उसके ऊपर नमक मिर्च बुरक दिया। उसके बाद उन्होंने उन खीरों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो लेखक को ये जताना चाहते थे कि हम विशेष व्यक्ति हैं जो सामान्य श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि हम सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम रईसी का गुमान दिखाना जानते हैं, हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य व्यक्तियों के खान पान से अलग खान पान रखते हैं। हम खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाते नहीं, सूंघकर बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया होगा। दूसरा प्रश्न इसमें यही पूछा गया है कि उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। देखो, रईसी का वो झूठा प्रदर्शन कर रहे थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये उनकी व्यवहारिकता का खोखलापन है जो साफ दिखाई दे रहा था कि खीरा खाने मात्र से पेट भरता है, उन्होंने सूंघ कर ही डकार ली और उनको बाहर फेंक दिया। तो इनका ये खोखलापन है। दिखावा वृत्ति भी साफ दिखाई दे रही थी और अक्सर दिखाई देती है। धनाढ्य वर्ग सामान्य वर्ग के सामने बहुत दिखावा करते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि शायद हमें भी विश्वास नहीं होता कि किस तरह का ये जीवन जी रहे हैं। तीसरा, उन्होंने अपने सामंती दंभ को भी अपने व्यक्तित्व के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि सामंती व्यक्तियों में जो धनाढ्य वर्ग होता है, धन दौलत वाला वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, वो क्या दिखाता है कि उनके अंदर कितना घमंड है।
उस घमंड को उन्होंने अपने इस घटनाक्रम से प्रदर्शित कर दिया था कि खीरे जैसी वस्तु को वो सूंघ कर ही बाहर फेंक देते हैं। मुझे लगता है विषय समझ में आ गया हो, प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, यशपाल के इस कथन से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि लेखक ने स्वयं प्रश्न सूचक चिन्ह इस वाक्य के सामने रखा है कि क्या आप इससे सहमत हैं? हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। अब विचार की जहां तक बात करें तो विचार क्या करते हैं? लेखक को कहानी लिखने के लिए विचार सदैव प्रेरित करते हैं। पहली बात, विचार की बात हो रही है। दूसरी, घटना कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? घटना करती है, क्योंकि घटना ही नहीं होगी तो कथा वस्तु कैसे आगे बढ़ेगी। तीसरी बात, पात्र किसी भी कहानी के प्राण होते हैं, क्योंकि कहानी में प्राणों का संचार पात्रों के माध्यम से होता है। कैरेक्टर ही नहीं होंगे, पात्र ही नहीं होंगे तो कहानी कहां से बनेगी? तो कहानी में इन तीनों तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। अंततः एक बात मैं स्पष्ट कर दूं उदाहरण के माध्यम से कि जिस प्रकार से बिना खीरा खाए उदर की तृप्ति नहीं हो सकती, पेट नहीं भर सकता, उसी प्रकार से बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। स्पष्ट है? मुझे लगता है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए, लखनवी अंदाज लेखक ने नाम दिया है। आप अपने योग्यता से, अपनी बुद्धि से इसको कोई और नाम दे सकते हैं, और साथ में ये भी लिखिए कि ये नाम आपने क्यों दिया। तो बहुत सारे नाम इसमें हो सकते हैं। खोखला जीवन हो सकता है, दिखावटी जीवन हो सकता है, नवाबों की रईसी हो सकता है, नवाबों की सनक हो सकता है। कितने सारे आप नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इसे स्पष्ट करना पड़ेगा ये नाम आपने क्यों दिया। तो मुझे लगता है इस प्रश्न को विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। अब आइए रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न, क्योंकि प्रश्न इनमें से भी आते हैं। पांचवा प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है ये। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। लेखक ने अपनी यात्रा के लिए ट्रेन का द्वितीय श्रेणी का टिकट लिया, और वो जैसे ही डिब्बे में उन्होंने प्रवेश किया तो सामने एक नवाबी नस्ल के व्यक्ति पालती मारे सीट पर बैठे हुए थे। सामने उन्होंने 2 खीरे रखे हुए थे, बड़े चिकने से खीरे थे। और खीरे की भी एक विशेषता क्या थी? उनका भी एक प्रजाति थी। वो प्रजाति कौन सी थी? बालम खीरा था, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बालम खीरे उन्होंने अपने साथ रखे हुए थे, तौलिए के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर रखे हुए थे। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से पानी का लोटा निकाला, खिड़की से बाहर हाथ किया और दोनों खीरों को धो लिया। धो करके जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे काट दिए, उनको घिसा और उसमें से झाग निकाला। कहते कि झाग निकालने से खीरे का कड़वापन दूर हो जाता है, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। इसके पश्चात उन्होंने दोनों खीरे छीले, छिलके उतार दिए और उनकी फांकों को काटकर बड़े करीने से तौलिए पर सजा दिया। बड़े अंदाज के साथ उन्होंने उसको सजा दिया। इसके बाद कहा जाता है कि लखनऊ के खीरा बेचने वालों को यह अंदाज पता है कि खीरा कैसे बेचा जाता है और क्या उसके साथ दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, खीरे के साथ नमक, और नमक में भी जीरा मिला नमक, और लाल मिर्ची का पाउडर पूड़िया में डाल करके दे रखा था। तो नवाब साहब ने वो नमक और लाल मिर्ची का पाउडर लिया और खीरे की पनियाती फांकों पर छिड़क दिया। इसको देख करके लेखक के भी मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्या करें, वो तो मना कर चुके थे। तो नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने एक फांक उठाई और मुंह के करीब लेकर गए, लंबी श्वास ली और स्वाद की कल्पना मात्र से नवाब साहब की आंखें बंद हो गई। मुंह में पानी आ गया और उस पानी की घूंट गले से नीचे उतारी, आंख खोलकर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया।
और यही प्रक्रिया उन्होंने संपूर्ण खीरों पर अपनाई। सारी की सारी फांके वो बाहर फेंकते चले गए। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी खीरा खाने की। लेकिन लेखक एक बात यहां पर कहना चाहते हैं कि ये जो प्राकृतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, प्राकृतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, ये उनसे कुछ हटकर हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दिखावा करते हैं, जो अपने सामंती वर्ग का दंभ भरते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारा खान पान भी सामान्य व्यक्तियों से बिल्कुल हटकर है। हम ऐसी वस्तुएं खाते ही नहीं है जो सामान्य व्यक्ति खाते हैं। हम तो सूंघ करके फेंक देते हैं और उसके बाद एक डकार उनके मुंह से निकली तो इससे लेखक को और आश्चर्य हुआ। तो एक ये पूरी प्रक्रिया थी खीरा खाने की। विद्यार्थियों को इसे अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न 5 का ही ख, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? देखिए, ये तो सब पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत धारणा है कि मैं किस प्रकार कौन सी चीजें बनाता हूं, कैसे बनाऊं। मान लीजिए सलाद बनाते हो तो उसमें चुकंदर है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, नींबू है और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल आप उसके अंतर्गत करते हो। तो एक पूरी प्रक्रिया अपनाते हो। बच्चे मुझे अक्सर बताते हैं, सामने बैठे हुए बच्चे भी बताते हैं कि जब हम मैगी बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया है उनकी। आप जो चाहें, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हो। वैसे इस तरह के प्रश्न अक्सर नहीं आते। छठा प्रश्न और अंतिम प्रश्न, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक क्या होती है? वहम होता है। तो ये आपने नवाबों की और भी सनकों और शोक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। देखिए, नवाब साहब ने जिस प्रकार खीरे को काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका और सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया, उसका काल्पनिक रसास्वादन लिया और डकार भी ली। तो ये क्या था? ये एक सनक कही जा सकती है कि किस प्रकार से सामंती वर्ग के व्यक्ति कुछ चीजों का इस्तेमाल सामान्य स्तर के व्यक्तियों से बिल्कुल हटकर करते हैं। वो खीरा जैसी अपदार्थ वस्तु को खाते नहीं है, सूंघकर बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार की सनक बहुत देखी जा सकती हैं। बहुत सारे नवाब ऐसे हैं कि चित्रकला को बहुत पसंद करते हैं। किसी की चित्रकला पसंद आ गई तो जितना चाहा दाम, उतना मुंह मांगा दाम उनको दे दिया। ये भी एक सनक है। ये भी एक सनक हो सकती है कि नवाब साहब जो है ना, शतरंज खेलते हैं और शतरंज खेलते खेलते कुछ भी हो जाए, घर में चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, किसी व्यक्ति को कोई आघात पहुंचे, घटना घट गई, तो उनको कोई मतलब नहीं, वो शतरंज खेलते रहेंगे। प्रमाण के लिए अगर देखना हो तो प्रेमचंद जी की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, उसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि नवाबों की सनक क्या होती है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सनक के बारे में लिख सकते हो। इसी से संबंधित प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही प्रश्न किया है। यदि व्यक्ति कोई सनक अपना ले और वो सकारात्मक हो तो वास्तव में उसका लाभ होगा। जैसे मान लीजिए, यदि बच्चे के मन में सनक आ गई कि मुझे डॉक्टर बनना है पढ़ लिख करके, तो ये सनक सकारात्मक हो सकती है। यदि बच्चे ने मान लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, यदि बच्चे ने मान लिया कि मैं अच्छा समाज सेवी बनूंगा, तो ये सनक हो सकती है और अच्छी सनक हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है। तो इस प्रकार की सनक का होना भी आवश्यक है। जुनून जिसको कहते हैं, जुनून का होना आवश्यक है। यदि आईएएस बनने की सनक आपके मन में आ गई है तो बहुत बेहतरीन बात है। आप अपना नाम रोशन करेंगे, देश का तो करेंगे ही करेंगे, माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। तो मुझे लगता है एक अच्छी सकारात्मक सनक का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें बाकी प्रश्न तो भाषा अध्ययन से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं आते। तो मुझे लगता है ये पूरा पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें कि आपको ये पाठ और इसकी कथा वस्तु और इसके प्रश्नोत्तर स्पष्ट हुए या नहीं हुए, आपको पूरा पाठ कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।